Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? Welcome to the channel. So today we are going to start our next session in the series of economy through 1400 MCQs. Now, already in this series, you know that we have completed the two chapters. If you haven't watched these two chapters first, then you should go and watch these first and then you can start with the today's chapter, that is going to be inflation. Now आज के इस chapter में we will discuss the concepts and concepts हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन दी 70 MCQs दैट आर there. So straight away let's move to our today's session. So let us start our today's chapter. Now the first question is, what is the primary definition of inflation? So inflation generally क्या होता है? So this is the general increase in the prices of, this is a general increase in the prices of goods and सर्विसेज. अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल शुगर का एग्जांपल लेते हैं. नाउ फ्यू ईयर्स बैक यू वेयर एबल टू बाई अ किलो ऑफ शुगर फॉर ₹20 एंड ग्रेजुअली विद इन द पास्ट 3 years शुगर का प्राइस फ्रॉम 20 इट रेज टू 25 देन 30 एंड प्रेजेंटली अराउंड 40 to 45 रुपीज़ के अंदर आपको ये 1 kg ऑफ शुगर मिलती है. So this trend shows that there is a general increase in the price of the sugar which is known as the inflation. अब जो हम इस इन्फ्लेशन को डिवाइड करते हैं ना, इसको हम 2 या 3 टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला तो एक रेट वाइज इन्फ्लेशन होता है एंड ये सबके रिलेटेड क्वेश्चंस हम इस पर्टिकुलर सेशन में करेंगे. रेट वाइज इन्फ्लेशन में क्रीपिंग इन्फ्लेशन होती है, देन गैलोपिंग इन्फ्लेशन होती है. नाउ अगर मैं कॉज वाइज की बात करूं तो कॉज वाइज 2 टाइप की इन्फ्लेशन होती है. एक तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है एंड द सेकेंड वन इज कॉस्ट पुश. सो ये सारा कुछ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल you have to understand that inflation is the general increase in the price of goods and services. अब जब एक प्राइस कमोडिटी के प्राइस में एक इंक्रीज देखने को मिलेगा विद इन अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, देन व्हाट, पहले मैंने जैसे आपको बताया 20 रुपीज़ के अंडर आप 1 kg शुगर बाई कर सकते थे एंड वही शुगर आज आपको 45 रुपीज़ देने पड़ेंगे फॉर जस्ट 1 kg. तो इससे क्या हुआ, इससे आपकी परचेजिंग पावर जो है वो घट गई. ना अगर आपको 45 रुपीज़ की शुगर परचेज करनी होती पहले के टाइम पे तो यू विल बी एबल टू बाई एटलीस्ट 1.75 kg. उस टाइम पे आपको 45 रुपीज़ की 1.75 kg ऑफ शुगर मिलती है अप्रॉक्सीमेटली. अब वही शुगर आपको 1 kg मिल रही है. सो परचेजिंग पावर जो है आपकी इट फेल बाई 750 ग्राम्स. तो एक एस्पेक्ट इसका होता है कि एक जनरल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इसी के ही वजह से द सेकेंड इफेक्ट इज द फॉल इन द परचेजिंग पावर. यही हमारी प्राइमरी डेफिनेशन होती है इन्फ्लेशन की. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इंक्लूड्स ऑल द आइटम विद इन द कंज्यूमर बास्केट. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, जिसमें कि 2 टाइप्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन को यहाँ पे हम डील करेंगे. नाउ यूपीएससी एज वेल एज द स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. अब एज द हेडलाइन, हेडलाइन जो यहाँ पे लिखा है इसका स्ट्रेट अवे मतलब क्या होता है कि फ्रंट ऑन. फ्रंट ऑन मतलब ये इन्फ्लेशन इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द नॉर्मल कंज्यूमर. जैसे आप और हम मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं एंड जो इन्फ्लेशन हम फ्रंट ऑन एक्सपीरियंस करते हैं दिस इज नोन एज द हेडलाइन इन्फ्लेशन. अब ये हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है कि बोथ वॉलेटाइल as well as non-volatile categories of items are included. अब वॉलेटाइल क्या होता है, जैसे फूड से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं. आप अगर सब्जी मंडी जाते होगे तो यू विल गेट टू नो दैट डेली बेसिस पे जो वेजिटेबल के प्रोडक्ट्स हैं या फ्रूट के प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस में चेंज होता है. सो वेजिटेबल हो गया,
वोलाटाइल आइटम। इसके अलावा एनर्जी हो गई हमारी, एनर्जी में क्या, पेट्रोलियम, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, ऑल ऑफ दीज आर दी वोलाटाइल आइटम्स। ओके, सो हेडलाइन इन्फ्लेशन में बोथ वोलाटाइल as well as non-volatile items are taken into consideration। वहीं पे अगर मैं बात करूं अगर कोर इन्फ्लेशन की, तो कोर एज द नेम सजेस्ट, कोर मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। यहीं से आप डिराइव कर सकते हो कि कोर इन्फ्लेशन में एक्सक्लूड किया जाता है वोलेटाइल आइटम्स को। अब ये वोलेटाइल आइटम्स मैंने बता दिया आपको, फूड आइटम्स हो गए, एनर्जी आइटम हो गए। ओके, सो जो इन्फ्लेशन हमें कोर इन्फ्लेशन से पता चलती है, दैट इज एडजस्टेड फॉर द टेम्पररी एडजस्टमेंट्स इन द इन्फ्लेशन। ओके, सो ये बेसिक डिफरेंस है हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन का। ओके, ना यही हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा, ऑल द आइटम्स इसमें इंक्लूड होते हैं, इट मीन्स द वोलेटाइल एज वेल एज नॉन वोलेटाइल आइटम्स। सो दिस इज नथिंग बट हेडलाइन इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स द वोलेटाइल आइटम्स लाइक फूड एंड एनर्जी। सो फूड एंड एनर्जी को एक्सक्लूड हम किस में करते हैं, कोर इन्फ्लेशन में करते हैं। सो कोर इन्फ्लेशन विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अबाउट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट कॉजेज द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है, जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बताया था ना, वहाँ पे एक रेट के हिसाब से इन्फ्लेशन था, तो उसको हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अभी जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो कॉजेस पे बेस्ड इन्फ्लेशन होती है ना, दैट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। पहली तो होती है हमारी डिमांड पुल एंड सेकंड वन इज द कॉस्ट पुश। इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे अबाउट द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब डिमांड पुल का क्या मतलब है, द इन्फ्लेशन दैट इज जनरेटेड ड्यू टू इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में जब इंक्रीज होता है तब ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है। वाई, अब डिमांड में इंक्रीज कैसे हो सकता है, मान लो गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया, लोगों के पास पैसा ज़्यादा हुआ, तो लोग डिमांड ज़्यादा करने लगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लो रेट ऑफ सेविंग्स। अब जब मान लो पहले आप 100 रुपीज़ कमाते थे एंड सेव करते थे उसमें से 30 रुपीज़, नाउ अब क्या सिनेरियो है, आप 100 रुपीज़ कमा रहे हो बट सेव आप 10 रुपीज़ कर रहे हो, तो आपके पास एक्सपेंडिचर करने के लिए कितना अमाउंट है, 90 रुपीज़ है ना। तो लोअर सेविंग की वजह से आप डिमांड ज़्यादा करोगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा आपके पास ज़्यादा होगा। दिस इज ऑल्सो अ रीज़न। नेक्स्ट इज, मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स को रिड्यूस कर दिया, इनकम टैक्स एंड डिफरेंट टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया। अब टैक्स रिड्यूस करने से क्या होगा कि आपके पास डिस्पोजेबल इनकम जो होगी वो ज़्यादा होगी एंड यू विल बी एबल टू डिमांड मोर। ओके, नो बेसिकली ये सारे रीज़न होते हैं ऑफ द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, नो अब देखते हैं हम ऑप्शन, व्हाट कॉजेज द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सप्लाई शॉक, बिल्कुल भी नहीं। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट, अब जब ये प्रोडक्शन कॉस्ट की इंक्रीज होने की बात कर रहे हैं ना, तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, ना कि डिमांड पुल। नाउ थर्ड ऑप्शन है हमारा एग्रीगेट डिमांड एक्सीडिंग सप्लाई। एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन में देखा है कि द डिमांड टू अ कमोडिटी गोज अप, एंड बहुत सारे रीजंस भी हमने देखे, सच एज इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, लोअर रेट ऑफ सेविंग्स, इनकम का इंक्रीज भी इसमें एक रीज़न हो सकता है, एंड अदर देन दैट टैक्स अगर हम कम कर दे रहा है, गवर्नमेंट अगर रिड्यूस कर रही है टैक्सेस को, तो दैट इज ऑल्सो अ रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज प्राइमरली ट्रिगर्ड बाय। अब जैसे कॉस्ट पुश के बारे में हम पहले समझ लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो दिस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। नाउ एज वी नो दैट देयर आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये हमने पहले के 2 चैप्टर्स में पढ़ा है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू कि अपने अगर आपने वो दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं पहले के, तो आप उनको देख लो, एंड देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर लैंड, लेबर, कैपिटल,
एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ जब इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है ये इंक्रीज होता है, सच एज रेंट भी इंक्रीज हो गया लैंड का, लेबर्स की सैलरी भी इंक्रीज हो गई, देन कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट भी अब ज़्यादा देना पड़ रहा है, एंड जो प्रॉफिट्स है ये हमारे डिक्रीज कर गया क्योंकि हमें रेंट भी ज़्यादा देना पड़ रहा है, सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ रही है, एंड इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ रहा है। ओके, सो व्हेन द price of the product increases due to the increase in the factor of increase in the cost of the factor of production of goods and services, that is basically known as the cost push inflation। ठीक है, अब ये इसके अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, सच एज इनडायरेक्ट टैक्स है। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जीएसटी 2.0 है। अब तो मान लो जीएसटी किसी प्रोडक्ट पे 5% से बढ़ा के अब 18% कर दिया गया, तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट इंक्रीज होगा। सो दिस कैन ऑल्सो बी अ रीज़न। ओके, सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर अगर कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज ऑल्सो अकाउंट्स टू द कॉस्ट पुस्ट इन्फ्लेशन। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि इट इज प्राइमरली ट्रिगर्ड बाय एक्सेसिव मनी सप्लाई, नो। इंक्रीज्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग, नो। राइजिंग रॉ मटेरियल और वेज कॉस्ट, सो रॉ मटेरियल और वेज कॉस्ट दिस इज अ पार्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज कंसेप्ट, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत क्लैरिटी से आपको ये सारे कंसेप्ट समझा पाऊँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द स्पीड थ्रेशोल्ड फॉर क्रीपिंग इन्फ्लेशन। नाउ ये स्पीड थ्रेशोल्ड को आपने यहाँ पे नहीं समझना है, आपने क्या समझना है, आपने समझना है व्हाट एक्चुअली इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। सो एज आई टोल्ड यू कि इन्फ्लेशन हम बात करेंगे रेट्स के ऊपर भी। कॉजेज वाला तो हमने देख लिया कि कॉजेज के बेसिस पे टू टाइप ऑफ इन्फ्लेशन आर देयर, वन इज द डिमांड पुल एंड अनदर वन इज द कॉस्ट पुश। ओके, अब रेट्स के हिसाब से ना चार टाइप की इन्फ्लेशन होती है। द फर्स्ट वन इज द क्रीपिंग इन्फ्लेशन, सेकेंड वन जो होती है हमारी होती है ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, थर्ड वन जो होती है दिस इज नोन एज गैलोपिंग इन्फ्लेशन, एंड जो फोर्थ वन होती है दिस इज हाइपर इन्फ्लेशन। अब नेम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। क्रीपिंग मतलब क्या, क्रीप मतलब क्रॉल करना। इट मीन्स व्हाट कि दिस इन्फ्लेशन इज नॉट दैट मच हाई, ये क्रॉल कर रही है, एंड जनरली दिस क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड हेल्दी फॉर इकोनॉमी। सो अराउंड 2% टू 3% पे हमारी क्रीपिंग इन्फ्लेशन होती है। अब ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, अब एज द कंसेप्ट इज क्रीपिंग 2 to 3 होती है, तो ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन इज मोर देन दिस क्रीपिंग इन्फ्लेशन, एंड जनरली ये हमारा 3 to 10% के अराउंड होती है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन इज एन इन्फ्लेशन जो ट्रॉटिंग से भी ज़्यादा होती है, 10 to 50% के अराउंड होती है, एंड हाइपर इन्फ्लेशन जो होती है ना इट इज़ मोर देन 50%। ठीक है, मोर देन 50% जो होती है वो हाइपर इन्फ्लेशन होती है, जिसमें मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड जो वैल्यू होती है ना लोकल करेंसी की वो एब्सोल्युटली अराउंड ज़ीरो हो जाती है। ओके, सो यही बेसिकली कंसेप्ट है जो आपको समझने की ज़रूरत है। अब क्रीपिंग इन्फ्लेशन है तो अबव 100% तो हाइपर इन्फ्लेशन हो गई, 3 to 7% हमने देखा था ट्रॉटिंग है, लेस देन 3% ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन होगी हमारी, 10 to 20% हमारी गैलोपिंग की कैटेगरी में आएगा। तो अगर आपने कंसेप्चुअली चीज़ों को पढ़ लिया ना तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो क्रीपिंग इन्फ्लेशन की जो वैल्यू होती है इट इज़ जनरली लेस देन 3%। It is low and mild and it is often considered helpful for the economic growth. Now, which term describe inflation between 3 and 7%? Now, we have seen 3% से जो less inflation होगी this is known as creeping, and creeping के बाद हमने कौन सा टर्म पढ़ा था, trotting। trotting मतलब walking और moderate, so B हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। रनिंग इन्फ्लेशन, अब रनिंग इन्फ्लेशन मैंने बताया था इसको, इसका अदर वर्ड जो है वो गैलोपिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। सो इट इज़ मोर देन 10%, अप टू 50% के अराउंड जो इन्फ्लेशन होती है ना वो हमारी रनिंग इन्फ्लेशन या गैलोपिंग इन्फ्लेशन
कहलाती है। मोर देन 50% इज हाइपर इन्फ्लेशन। सो रनिंग इन्फ्लेशन की प्राइस रेंज कितनी होती है? इट इज अराउंड 10 to 20%. This is high and it requires immediate government and central bank intervention. Next है हमारा what is the another term for galloping inflation? So ये होती है हमारी jumping, ठीक है? Jumping inflation, hopping और running भी इसको बोलते हैं. Now, which phenomenon involves price rising by millions of %? So सबसे ज़्यादा inflation कौन सी होती है? ये hyper inflation होती है. Okay. And in this type of inflation, money loses its value completely and the prices are uncontrollable. तो यही वो 4 टाइप के इन्फ्लेशंस हैं जिसका कंसेप्ट आपके दिमाग में बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट जो है हमारा, हु पब्लिशेस द होलसेल प्राइस इंडेक्स डेटा. अब ये जो हमारा WPI एंड CPI है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड. एक ही साथ हम WPI एंड CPI दोनों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, सो दैट ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए. अब जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, अब ये बेसिकली किस कैटेगरी के अंदर आता है ना? दिस इज एक्चुअली अ मेथड टू मेजर इन्फ्लेशन. मेथड टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया. अब बेसिकली 3 टाइप से ये मेजर की जाती है. द फर्स्ट वन इज WPI, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स. अनदर वन इज CPI, दैट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. एंड ये CPI यूज करता है RBI टू कंप्यूट इन्फ्लेशन इन इंडिया. एंड जो थर्ड मेट्रिक होता है वो होता है हमारा GDP डिफ्लेटर. ना बात करते हैं सबसे पहले WPI की. अब WPI में क्या होता है कि अराउंड 697 कमोडिटीज होती हैं. ओके. एंड इसमें सिर्फ गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है. एंड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता है. WPI इज पब्लिश्ड ऑन अ मंथली बेसिस एंड इसको पब्लिश करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट विच इज नोन एज डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIIP डिपार्टमेंट, दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. WPI को पब्लिश करता है. अब इसमें टोटल 697 कमोडिटीज हैं एंड इसमें सिर्फ गुड्स की मेजरमेंट और कैलकुलेशन होती है. नाउ नेक्स्ट इज 3 प्रोडक्ट्स बेसिकली यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं गुड्स के. द फर्स्ट वन इज द प्राइमरी आर्टिकल्स. द सेकेंड वन इज द फ्यूल एंड पावर की कैटेगरी. एंड जो थर्ड होता है वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होता है. नाउ WPI में सबसे ज़्यादा वेटेज जो दी जाती है, अराउंड 64% वेटेज, विच इज़ ऑल्सो द हाइएस्ट, इज गिवन टू द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट प्राइमरी आर्टिकल्स को अराउंड 22% का वेटेज दिया जाता है, विच इंक्लूड सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिनरल्स एक्सेट्रा. एंड जो ये फ्यूल एंड पावर वाली कैटेगरी है, इसको अराउंड 13% का वेटेज दिया जाता है, जिसमें कि कोल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा इंक्लूडेड होती है. ओके. इतना ही आपको समझना है यहाँ पे, इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है. WPI का बेस ईयर याद रखना 2011-12 होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके. अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे. इससे बाहर और इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज द मैक्स यू नीड टू नो. नाउ हु पब्लिशेस द होलसेल प्राइस इंडेक्स डेटा? सो इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन. मैंने बताया आपको, दिस इज द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DIPP जो डिपार्टमेंट है, दिस पब्लिशेस द WPI डेटा. मंथली डेटा ये पब्लिश होता है. नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी आइटम्स आर करेंटली इंक्लूडेड इन द WPI बास्केट? प्रेजेंटली 697 यहाँ पे आर्टिकल्स हैं एंड दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी. कैटेगरी मैंने आपको बता दी है. एक तो प्राइमरी कैटेगरी है, सेकंड वन इज फ्यूल एंड पावर, एंड जो थर्ड कैटेगरी है वो है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की वेटेज इज हाईएस्ट, प्राइमरी की फिर सेकंड पे आती है, एंड द लीस्ट वेटेज इज गिवन टू फ्यूल एंड पावर. ओके. नो व्हाट इज द वेट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इन द WPI? ये मैंने आपको अभी बताया है, अराउंड 64% के अराउंड ये होता है.
प्राइमरी आर्टिकल्स का वेट कितना होता है WPI में, मैंने बताया था 22% के अराउंड होता है, तो 22.62% वेटेज इज गिवन टू WPI। नाउ व्हाट इज द बेस ईयर फॉर WPI एंड CPI कंबाइंड। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझने की जरूरत है। नाउ WPI का जो बेस ईयर है ना, ये 2011-12 है, बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है CPI का जो डेटा है वो अपडेट करके 2024 किया गया है। यहाँ पे मैं आपको ना कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अब वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि CPI का जो डेटा है बेस ईयर, ये अपडेट करके 2024 कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, चाहे आप इसको करंट अफेयर्स में कंसिडर कर लो, चाहे बेसिक में कंसिडर कर लो। ओके। एंड इसके अलावा अगर मैं GDP की बात करूं तो GDP का बेस ईयर 2022-23 कर दिया गया है। एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बेस ईयर भी 2022-2023 कर दिया गया है। CPI इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2024 इसका बेस ईयर अब कर दिया गया है। ओके, इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ पे WPI का बेस ईयर 2011-12 है, बट CPI का 2024 है, इसको आप अपडेट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडेक्स ट्रैक्स इन्फ्लेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रिटेल बायर। अब यहाँ पे कंसेप्ट आ गया है CPI का। जैसे कि हमने WPI में देखा था कि वैल्यू ऑफ ओनली गुड्स इज इंक्लूडेड, बट CPI में गुड्स एज वेल एज सर्विसेज आर ऑल्सो इंक्लूडेड। सो बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर इंक्लूडेड, सो ये ट्रैक करता है इन्फ्लेशन को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रिटेल बायर। ओके, नाउ अब इसमें क्या होता है, व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट दिस, कि होमोजेनियस ग्रुप ऑफ बायर्स को लिया जाता है, सच एज आपने सुना होगा। ठीक है, CPI ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स अलग होता है, CPI ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स अलग होता है, CPI अर्बन अलग होता है, CPI रूरल अलग होता है, एंड एक CPI कंबाइंड भी आता है। सो ये जो अलग अलग इशू किया जाता है ना, इट इज़ क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के जो सर्टेन कमोडिटीज़ है ना, उनको होमोजेनियस ग्रुप में डाल के एंड देन हर सेक्टर के लिए, हर सेट ऑफ कंज्यूमर्स के लिए इसको सेपरेटली यहाँ पे मेजर किया जाता है। सो ये बेसिकली CPI का कंसेप्ट है। बेसिकली अब CPI में क्या होता है कि CPI में अराउंड 448 आइटम्स होते हैं रूरल बास्केट में, जैसे मतलब CPI रूरल में, एंड अराउंड 460 आइटम्स होते हैं CPI अर्बन कैलकुलेट करने में। ओके, इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, मतलब जो इन्फ्लेशन हम फेस करते हैं, वो CPI पे ही मेजर की जाती है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो डियरनेस अलाउंस गवर्नमेंट मेजर करती है, दैट इज ऑल्सो मेजर्ड ऑन CPI। ठीक है, CPI पे ही कैलकुलेट किया जाता है। सो ये बात आपको यहाँ पे समझनी चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन के हिसाब से हम आगे डील करते हैं। Which index tracks inflation from the perspective of a retail buyer? So because both goods and services are included in the CPI, so CPI will be the correct answer. नेक्स्ट इज हु कंपाइल्स द CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए ना। जो CPI ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर है, देन देयर इज CPI ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स, CPI ऑफ रूरल लेबरर। ये जो लेबर्स का जो डेटा है एंड इंडस्ट्रियल वर्कर का जो डेटा है, दिस CPI इज रिलीज बाय द लेबर ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं CPI रूरल की बात करूं, अगर मैं CPI अर्बन की बात करूं, एंड अगर मैं बात करूं CPI ऑफ बोथ अर्बन एंड रूरल, दैट इज CPI कंबाइंड, सो दिस इज रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ आ गया। सो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर इज रिलीज्ड बाय, सो लेबर ब्यूरो इसको कंपाइल करता है। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज द CPI कंबाइंड डेटा, अभी मैंने आपको बताया है NSO कंपाइल करता है। CPI कंबाइंड भी, CPI रूरल सेपरेटली भी NSO पब्लिश करता है, एंड CPI अर्बन भी NSO पब्लिश करता है। नेक्स्ट है अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज नोन एज द GDP डिफ्लेटर।
अब जीडीपी डिफ्लेटर मैंने आपको पहले की भी क्लासेस में बताया है कि दिस इज जीडीपी डिफ्लेटर स्टैंड्स फॉर नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी, इसका फॉर्मूला होता है। एंड दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड मोस्ट प्रिसाइज मेथड टू मेजर द इन्फ्लेशन। अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 1 है, इट मीन्स दैट देयर इज नो चेंज इन जनरल प्राइस लेवल। इफ द जीडीपी डिफ्लेटर इज मोर देन 1, इसका मतलब है कि जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्रीज है, इट मीन्स इन्फ्लेशन है। ओके एंड जो नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीडीपी डिफ्लेटर ही है जिसका डाटा जो है वो क्वार्टरली रिलीज किया जाता है। ओके कौन रिलीज करता है? एनएसओ ही रिलीज करता है। ओके नाउ ratio of nominal GDP to real GDP is GDP deflator. Next है which inflation measure is released quarterly in India, तो ये भी हमारा GDP deflator है। Now next is जो हमारा टॉपिक है, it is the impact of inflation. इन्फ्लेशन जो है अलग सेक्टर के लोगों को डिफरेंटली इम्पैक्ट करता है एंड ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस कि इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंट लोगों पे किस तरीके से होता है। नाउ अब बात करते हैं इन्फ्लेशन के टाइम पे किन लोगों को प्रॉफिट होता है एंड किन लोगों को लॉस होता है। नाउ सबसे पहले लेंडर्स का देखते हैं। लेंडर्स और दोज हु गिव मनी। नाउ जो मनी देते हैं, ठीक है, Now what happens to them is कि जिन्होंने पैसा दिया है उनको तो लॉस होगा, क्योंकि ड्यू टू द जनरल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज द वैल्यू ऑफ मनी इरोड्स। तो उन्होंने जो पैसा पहले दिया है, ओके, उसकी वैल्यू घटेगी एंड दे विल फेस लॉसेस। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बोरोअर्स की बात करूं, तो बोरोअर्स को जो है वो प्रॉफिट होता है एंड दे गेन ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है बॉन्ड होल्डर्स। अब बॉन्ड होल्डर्स को क्या मिलता है? बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलता है। नाउ एज द इन्फ्लेशन विल राइज, एज द इकोनॉमी विल फेस इन्फ्लेशन, दे विल लूज देयर मनी। तो इनको जो है वो लॉस होता है। वाई? बिकॉज द रियल इंटरेस्ट रेट फॉल्स। ऑन दी अदर हैंड जिन लोगों की फिक्स्ड इनकम है, ऑब्वियसली जब पैसे की वैल्यू डिक्रीज होगी तो जिनकी फिक्स्ड इनकम है उनको भी लॉस फेस करना पड़ेगा। मे इट बी सेविंग्स के बारे में बात करें तो सेविंग्स का भी लॉस होगा, क्योंकि पैसा आपको ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा। मार्जिनलाइज्ड क्लास की बात करें तो इनको भी लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। ऑन दी अदर हैंड, चलो इतना बहुत है, बाकी हम क्वेश्चंस में देखते हैं। Now, why do bondholders lose during inflation? Because the value of the real interest rate falls. The inflation erodes the fixed interest payment bondholder receive, reducing their real return. Next is what happens to fiscal deficit during inflation. अब fiscal deficit जो है वो generally increase होता है। क्यों increase होता है? Because जो government एक्सपेंसेस करती है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है, मे इट बी ऑन सब्सिडी, मे इट बी ऑन सैलरी, अब वो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होती है ड्यू टू द जनरल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज वाई द फिजिकल डेफिसिट टेंड्स टू इंक्रीज। सो ये जो है वो यूजुअली इंक्रीज होता है। Next is which curve show the inverse relationship between inflation and unemployment. Now this is a pretty important question. अब ये जो क्वेश्चन है सारे ये कर्व्स पे क्वेश्चन है। Now अब इस कर्व को क्या बोलते हैं पता है आपको? ये होता है फिलिप कर्व। दिस इज नोन एज फिलिप कर्व एंड जनरली अगर इसका हम ग्राफ बनाए ना तो ऐसे बनता है। Now this Philip curves shows the inverse relation. It shows the inverse relation between the rate of inflation and unemployment. Now अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा या इंक्रीज करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट विल डिक्रीज, एंड इफ इट डिक्रीजेस देन अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, वैसा वर्सा। ठीक है,
नो, फिलिप कर्व बोलते हैं इसको. It suggests that the lower unemployment is associated with higher inflation in the short run. Now, NAIRU stands for in macroeconomics. So, NAIRU stands for non-accelerating inflation rate of unemployment. Okay. Now, this is a specific level of unemployment that does not cause inflation to increase. ये नैरो इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें जो है वो इन्फ्लेशन या रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं होता है, एज वी हैव सीन इन दिस फिलिप कर्व्स. ओके, क्लियर है. अब बात करते हैं वेरियस टर्म्स दैट आर एसोसिएटेड विथ द इन्फ्लेशन. अब इन्फ्लेशन तो हमने देख लिया कि इन्फ्लेशन स्टैंड्स फॉर जनरल increase in the prices of goods and services. On the other hand, deflation is the opposite of inflation. Now, what happens in the deflation is that there is general decrease in the prices of goods and services. और इसको हम बोल सकते हैं जब इन्फ्लेशन नेगेटिव हो जाए. नेगेटिव इन्फ्लेशन को हम डीफ्लेशन बोलते हैं. एंड इट इज जनरली एसोसिएटेड विथ रिसेशन इन द इकोनॉमी. एंड रिसेशन का मतलब होता है नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ. आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी. ओके. नाउ, डिफ्लेशन के टाइम पर जैसे इन्फ्लेशन के टाइम में वैल्यू ऑफ मनी इरोड करती है, ऑन दी अदर हैंड डिफ्लेशन के टाइम पे जो वैल्यू ऑफ मनी होती है ना, वैल्यू ऑफ मनी ये इंक्रीज होती है. सो जैसे आपने इन्फ्लेशन पढ़ा उसके जस्ट अपोजिट जो है वो डिफ्लेशन होता है. ओके. नाउ, डिफ्लेशन इज डिफाइंड एज स्लोइंग इन्फ्लेशन. स्लोइंग इन्फ्लेशन को पता है डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं. डिफ्लेशन बिल्कुल नेगेटिव इन्फ्लेशन होती है. जब इन्फ्लेशन स्लो डाउन होती है दिस इज नोन एज डिसइन्फ्लेशन. परसिस्टेंट फॉल इन प्राइसेस, यस, इज नोन एज डिफ्लेशन. ओके. नेक्स्ट है व्हाट इज डिसइन्फ्लेशन. नाउ, अभी मैंने आपको बताया द स्लोइंग डाउन ऑफ द इन्फ्लेशन. अब स्लोइंग डाउन से क्या मतलब है कि इन्फ्लेशन कम तो होगी बट नेगेटिव नहीं होगी. डिफ्लेशन में इन्फ्लेशन जो है वो नेगेटिव होती है. डिसइन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन स्लो डाउन होती है बट इट इज नॉट नेगेटिव. ओके. सो इट इज जनरली रेट ऑफ इन्फ्लेशन दैट इज स्लोइंग. आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट इज which term describes the high inflation combined with low growth and high unemployment. So this is a classic case of stagflation. अब स्टेगफ्लेशन में क्या होता है कि स्टेगनेशन होती है ऑन बोथ द लेवल्स. इट मीन्स दैट जीरो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है एंड इसके साथ साथ इन्फ्लेशन ऑकर साइमल्टेनियसली. दिस इज़ अ रेयर फेनोमिनन एंड जनरली इसका अगर लेटेस्ट एग्जांपल की बात करें तो 1970s में यूएस इकोनॉमी जो है वो स्टैगफ्लेशन पे गई थी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द ग्लोबल ऑयल प्राइसेस. नेक्स्ट इज रीफ्लेशन इज अ पॉलिसी इंटेंडेड टू. अब रीफ्लेशन पता है क्या होती है. अब डिफ्लेशन हमने देख लिया कि नेगेटिव इन्फ्लेशन होती है. री इन्फ्लेशन होती है कि इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी आफ्टर अ स्पेल ऑफ डिफ्लेशन. मतलब नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ या नेगेटिव इन्फ्लेशन से जब धीरे धीरे जो है इन्फ्लेशन पॉजिटिव होती है दिस इज नोन एज डिफ्लेशन. तो ऑब्वियसली डिफ्लेशन हमने देखा है, डिफ्लेशन में हमें नेगेटिव इन्फ्लेशन मिलती है. रीफ्लेशन में क्या होता है कि डिफ्लेशन से इकोनॉमी इन्फ्लेशन की तरफ जाती है. सो अगर नेगेटिव मतलब मान लो -5% है अगर डिफ्लेशन और 5% जाना है तो डिफ्लेशन का रिवर्सल ही तो होगा ना. सो द डिफ्लेशन विल बी रिवर्स्ड. नेक्स्ट इज व्हाट इज स्क्यूफ्लेशन.
स्क्यूफ्लेशन क्या है? नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब स्क्यूफ्लेशन पता है क्या होती है? स्क्यूफ्लेशन होती है कि देयर इज इन्फ्लेशन इन सम कमोडिटी, मतलब कुछ कमोडिटी के प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज करेंगे, बट एट द सेम टाइम डिफ्लेशन भी होता है इन सम अदर कमोडिटीज। इट मीन्स इनके जनरल प्राइसेस जो हैं, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ सम सर्टेन स्पीसीज, सब सर्टेन प्रोडक्ट्स डिक्रीज। तो स्क्यूफ्लेशन में some of the commodities they experience inflation while some of the commodities face deflation. Okay, so the prices of one or small group of goods rise while other specific sector they remain stable or they fall. Now the hidden cost of holding cash during inflation is known as, so this basically is known as inflation tax. Now what is inflation premium? Inflation premium क्या होता है? So this is an additional interest that is charged by lenders to compensate for loss of purchasing power. अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, जब मैं इन्फ्लेशन बता रहा था, तो आई टोल्ड यू दैट जो क्रेडिटर्स होते हैं और जो लेंडर्स होते हैं दे फेस लॉस ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, सो दैट इज़ वाई दीज क्रेडिटर्स चार्ज सम प्रीमियम, कुछ पैसे वो ज़्यादा चार्ज करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन प्रीमियम, सो दैट उनको लॉस ना हो। लॉजिकल है, पहले वो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, अब इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि एडिशनल इंटरेस्ट दैट इज चार्ज बाय लेंडर्स ये हमारा जो है वो होता है इन्फ्लेशन प्रीमियम। नो, हाउ डज अ बेस इफेक्ट इन्फ्लुएंस द इन्फ्लेशन कैलकुलेशन? नो, अब बेस इफेक्ट में क्या होता है, हम जो है इन्फ्लेशन का इफेक्ट ख़त्म कर देते हैं, एक कॉमन ईयर को मान लेते हैं, सो दैट जो प्राइसेस में अप्स एंड डाउन्स हैं उसको मैनेज किया जा सके। सो कैसे इन्फ्लुएंस करेगा बेस इफेक्ट? डिस्टॉर्शन कॉज बाय प्रीवियस ईयर अनयूजुअल प्राइस लेवल को ये जो है वो बैलेंस कर देता है, सिंपल सी चीज़ है। Now, which sectors inflation is tracked by consumer price index of AL? तो ये मैंने बताया था, ये होता है एग्रीकल्चरल लेबरर्स का, एंड ये भी मैंने आपको बताया था कि दिस इज रिलीज्ड बाय लेबर ब्यूरो। सो सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच इंडेक्स इज यूज बाय आरबीआई फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग? मैंने आपको ये बहुत बार बता दिया है कि दिस इज सीपीआई कंबाइंड, क्योंकि सीपीआई में हम बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। ऑन दी अदर हैंड डब्ल्यूपीआई में ओनली गुड्स को हम इंक्लूड करते हैं, एंड यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का जो वेटेज होता है ये हाईएस्ट होता है, एंड सीपीआई में जो फूड एंड बेवरेजेस का जो वेटेज होता है दिस इज हाईएस्ट। नेक्स्ट इज what is the target range for inflation set by the MPC? Now MPC is monetary policy committee, ये तो समझ आया ही होगा आपको, ये मैंने कितनी बार बताया है, 2016 में फॉर्म हुई थी। चेयरमैन कौन होता है एमपीसी का? चेयरमैन इज द आरबीआई गवर्नर। नाउ टारगेट क्या होता है, व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? टू कीप अ चेक ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मतलब अंडर 6% रखना इसका टारगेट होता है। सो जो एमपीसी इन्फ्लेशन टारगेटिंग सेट करता है ना, उसमें ±2% का लेवरेज दिया जाता है। सो यही इस क्वेश्चन में पूछा है। ओके, 4% प्लस माइनस परमिशिबल लिमिट ऑफ -2 और +2। ओके, सो इन्फ्लेशन जो है वो 2 से 6% तक फ्लक्चुएट कर सकती है, एंड दिस इज द ओनली टारगेट ऑफ एमपीसी। नेक्स्ट आ गया हमारा फ्यूल एंड पावर कैरीज व्हाट वेट इन डब्ल्यूपीआई? मैंने आपको बता दिया था, फ्यूल एंड पावर जो है ये 13% के अराउंड इसका वेटेज होता है। 64% जो वेटेज होता है ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का होता है, एंड 22% के अराउंड फूड का होता है।
Now ड्यूरिंग इन्फ्लेशन फिक्स्ड इनकम अर्नर्स लाइक पेंशनर्स, अब मान लो कि फिक्स्ड इनकम अर्नर है, मान लो किसी की पेंशन आ रही है एंड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है, तो इनकी इनकम का क्या होगा, लॉस ही तो होगा, दे विल लूज देयर मनी, क्योंकि दे विल बी एबल टू बाई लेस ऑफ वॉट दे यूज टू बाई बिफोर. I hope the things are pretty much clear now. Now, inflation dash the real value of the internal national debt. So, it generally reduces, क्योंकि मैंने आपको बताया था डेटर्स जो होते हैं ना उनको बेनिफिट होता है इन्फ्लेशन से. तो अगर इंडिया ने इंटरनली या एक्सटर्नली डेट लिया है किसी दूसरी कंट्री से, तो इंडिया तो डेटर हुआ ना, तो इन्फ्लेशन से क्या होगा, रिड्यूस ही तो होगा ना रियल वैल्यू ऑफ नेशनल डेट. Now, a dear money policy is used to. So, इन्फ्लेशन जब होती है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डियर मनी पॉलिसी इज यूज्ड, मतलब वो पॉलिसी जिससे हम इन्फ्लेशन को रिड्यूस कर सकें, डिक्रीज कर सकें. इसमें क्या हम करते हैं कि हम कैश रिजर्व रेशियो को डिक्रीज कर देते हैं, सॉरी इंक्रीज कर देते हैं, बैंक रेट को हम इंक्रीज कर देते हैं सो दैट इन्फ्लेशन पे कंट्रोल लग पाए, रेपो रेट को हम इंक्रीज कर देते हैं. सो ऑल ऑफ दिस इज डन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनरली टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. ओके. नाउ विच कंसेप्ट रेफर्स टू इन्फ्लेशन बीइंग स्टेबल ओवर अ टाइम, सो दिस इज बिल्ट इन इन्फ्लेशन. ओके. नाउ bottleneck inflation. Bottleneck inflation is another name for drastic fall in supply. जब सप्लाई जो है is not able to cope up with the aggregate demand that is made by the economy, then this is known as the bottleneck inflation. Okay, सप्लाई ज़्यादा हो नहीं पाती है बट डिमांड उतनी की उतनी ही रहती है, that is why this is known as bottleneck inflation. नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स डेटा फॉर सीपीआई रूरल एंड अर्बन. मैंने आपको बताया था दिस इज एनएसओ, ये एनएसओ रिलीज करता है. डब्ल्यूपीआई डज नॉट इंक्लूड द प्राइसेस ऑफ, मैंने बताया था मैन्युफैक्चर्ड तो होते ही हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स होते ही हैं, फ्यूल होता ही है. सो किसका प्राइसेस इंक्लूड नहीं होता है, सर्विसेज का इंक्लूड नहीं होता है. तो सर्विसेज as well as goods and services, both of them are included in the consumer price index. Now a shift in the Phillips curve represents a change in, so Phillips curve क्या शो करता है, ये शो करता है relation between inflation and unemployment. So a change, a shift in the Phillips curve represents the inflation expectations. Now, which of the following is a supply side measure to control inflation? So इसको देखते हैं. रेजिंग द रेपो रेट, दिस इज अ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इशू. एसएलआर ये भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक है. सप्लाई साइड की इन्फ्लेशन तो कंट्रोल होगी नहीं. इम्प्रूविंग डिस्ट्रीब्यूशन टू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम में इम्प्रूवमेंट से हम सप्लाई साइड इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट है. रेजिंग इनकम टैक्स, दिस इज अ फिस्कल पॉलिसी मेजर दैट कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसमें तो सप्लाई साइड का कुछ काम ही नहीं है. सी विल बी द करेक्ट आंसर. Next is, if the prices of crude oil increase globally, India will face the cost push inflation because the cost of factor of production will increase. बहुत सारी मशीनरी होती है जो ऑयल पे चलती है, पेट्रोलियम पे चलती है, एलपीजी पे चलती है. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो वर्क करता है ऑन द क्रूड ऑयल. सो व्हेन द प्राइसेस ऑफ द क्रूड ऑयल विल इंक्रीज, सो जनरली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें ज़्यादा इनकर होता है एंड दैट इज़ वाई इंडिया विल फेस द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. नाउ ओपन मार्केट ऑपरेशन आर यूज्ड बाय आरबीआई. सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, दिस इज द सेल एंड परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेल एंड परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. ऑब्वियसली लिक्विडिटी मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए आरबीआई कंडक्ट करता है. कैसे कंडक्ट करता है, मान लो दी आरबीआई बाइज द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मार्केट से बाई करता है. सो जब आरबीआई सिक्योरिटी बाई करेगा तो सिक्योरिटी बाई करके मार्केट को क्या देगा, मनी देगा, पैसा देगा.
जब आरबीआई ने पैसा दिया मार्केट में तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई एंड इट विल टैकल डिफ्लेशन। बट ऑन द अदर हैंड जब आरबीआई सिक्योरिटी सेल करेगा तो आरबीआई क्या करेगा, मार्केट से पैसा वो खींच लेगा एंड द मनी सप्लाई विल बी कंट्रोल्ड। नाउ द बेस इफेक्ट इज मोस्ट प्रोमिनेंट व्हेन ऑब्वियसली देयर आर शार्प फ्लक्चुएशन इन प्रीवियस ईयर प्राइसेस, क्योंकि उसी पे डिपेंड होता है। नाउ विच इंडेक्स इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डियरनेस अलाउंस फॉर एम्प्लॉयज, ये मैंने आपको 10 बार बता दिया क्योंकि सीपीआई पे ये कैलकुलेट होता है। सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स इज द बेंचमार्क यूज फॉर एडजस्टिंग द डियरनेस अलाउंस। What happens to export during high domestic inflation? एक्सपोर्ट्स जो हैं आपके लेस कंपटेटिव होंगे क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होगी, सो द एक्सपोर्ट्स विल बिकम लेस competitive. Seigniorage is the profit that is made by RBI from the issuing currency or printing the money. Which policy is most effective against the demand pull inflation? अभी डिमांड पुल है मतलब कि डिमांड मार्केट में नहीं है। अब मॉनेटरी टाइटनिंग अब जब हम करेंगे, इट रेजेस द इंटरेस्ट रेट, इट reduces द डिस्पोजेबल इनकम, lowering the aggregate demand. Egg market is a portal that is related to tracking the prices of the agricultural commodities. Egg से आप agriculture derive कर सकते हैं। Now the inflation dash the real rate of return on savings. तो inflation क्या करेगा, savings के return को generally decrease करता है। So decrease will be the correct answer. Now which of the following is not a type of CPI in India? तो CPI of industrial worker obviously है, CPI of agricultural laborer, this is also true, CPI of industrial product, no, this is not true. C हमारा यहाँ पे correct नहीं है। Now core inflation, कोर इन्फ्लेशन इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ क्योंकि कोर इन्फ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन के लिए एडजस्टेड होता है। ओके, वोलेटाइल यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है, सो ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्राइस ट्रेंड को टारगेट करता है क्योंकि वोलेटाइल आइटम्स को हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इम्पोर्ट्स? इम्पोर्ट्स क्या होता है? अब इम्पोर्ट्स इंक्रीज हो सकते हैं बिकॉज द डोमेस्टिक गुड्स आर कॉस्टली, हमें बाहर का सामान सस्ता पड़ेगा तो हम ऑब्वियसली वही बाई करेंगे। नाउ विच ग्रुप इज मोस्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फ्लेशन? सो प्रॉफिट अर्नर्स एंड बिजनेस ओनर्स, क्योंकि इन पे इन्फ्लेशन का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इन पे इफेक्ट पड़ेगा तो ये अपने कंज्यूमर्स, ये जो भी इनका प्रोडक्ट बाई कर रहा है ये उन पे डालेंगे सारा प्रेशर। सो दीज आर द मोस्ट प्रोटेक्टेड ग्रुप। द इन्फ्लेशन obviously erodes the purchasing power of the currency, ज़्यादा कुछ इसमें सोचने का नहीं है। अब श्रिंकफ्लेशन क्या होता है? श्रिंक मतलब क्या? टू कॉन्ट्रैक्ट। अब श्रिंकफ्लेशन में क्या होता है पता है? प्राइसेस ऑफ कमोडिटी को इंक्रीज नहीं किया जाता है। ओके, द प्राइसेस आर नॉट इंक्रीज्ड, क्वांटिटी दैट इज गिवन फॉर दैट प्राइस डिक्रीजेस। इट मीन्स दैट अगर मान लो आप शैम्पू परचेज कर रहे हो, पहले आपको 500 ग्राम्स ऑफ शैम्पू मिलता है इन 200 रुपीज़, अब क्या होगा, वो 400 ग्राम ही शैम्पू आपको देंगे इन द सेम प्राइस 200 रुपीज़। सो वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी को श्रिंक कर देते हैं, दिस इज नोन एज श्रिंकफ्लेशन। ओके, द प्रोडक्ट साइज डिक्रीजेस while the price remain the same. What does a vertically long run Philip curve imply? There is no trade-off between inflation and unemployment like this. Menu cost refer to the cost to the firms for changing the prices. अब जैसे क्या, फर्म को पैसे लगते हैं, the firm incurs cost to update the price like catalog tags and these are known as the menu cost. Now which index has the highest weight for food? मैंने बताया था CPI में highest weight होता है food का। Hidden inflation is often associated with. Now अब श्रिंकफ्लेशन में हमने क्या देखा कि क्वांटिटी को रिड्यूस कर दिया, हिडन इन्फ्लेशन में क्या करेंगे, क्वालिटी को रिड्यूस कर देंगे। सो क्वालिटी को डिटोरिएट कर देंगे बट प्राइसेस को सेम रखा जाएगा टू सस्टेन दैट प्रोडक्ट इन मार्केट। व्हाट इज द इन्फ्लेशन गैप? ऑफ इन्फ्लेशन गैप क्या होता है? दिस इज
the axis of aggregate demand over the full employment output. Okay. Now, which sector is excluded from WPI but included in CPI? क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, सर्विसेज सेक्टर है. नेक्स्ट है इन्फ्लेशन डैश द रियल इंटरेस्ट रेट, इट डिक्रीजेज द रियल इंटरेस्ट रेट, क्योंकि रियल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला ही होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन. Now, what is the main objective of the 4% inflation targeting? So, 4% plus minus 2% का deviation is allowed. कौन तय करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तय करती है. एम क्या होता है? प्राइस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ. बी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. सो विद दिस वी हैव डन द चैप्टर ऑफ इन्फ्लेशन. आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे. अगर नहीं हुए, जो भी डाउट्स हैं आपके, यू कैन आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आप चैनल पे नए हैं एंड यू आर वाचिंग द कंटेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके एक बार वीडियोस चेकआउट ज़रूर करना. एंड इफ़ यू फील लाइक द कंटेंट इज़ हेल्पफुल, देन यू कैन ऑब्वियसली सब्सक्राइब द चैनल, सपोर्ट द चैनल. यू कैन join the membership program to support us to bring more such content for you. So thank you for watching this video and keep studying.